हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा डे 41 है। आज हम अपने इस डे 41 में टॉपिक नंबर 801 से लेके टॉपिक नंबर 820 को कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अर्थात आज हम अपने इस टॉपिक में पंचायत और नगर निगम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है जिसका डे 41 है। आज हम अपने इस डे 41 में टॉपिक नंबर 801 से 820 में पंचायत और नगर निगम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये पंचायत और नगर निगम इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इम्पॉर्टेंट होने की इसकी 3 वजह हैं। पहली वजह ये कि 2017 के बाद से यूपीएससी ने इस टॉपिक पर क्वेश्चन नहीं पूछा है। दूसरी वजह यह है कि यूपीएससी को आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए हैं, साथ ही कई सारे राज्यों में भी पंचायत और नगर निगम के चुनाव हुए हैं, तो इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरी बात यह है कि हाल ही में भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पंचायतों को लेकर एक वर्चुअल मीटिंग की थी, जिसको लेकर उन्होंने कोरोना के संदर्भ में जितने भी ग्राम प्रधान थे उनको अवेयर किया था। तो यूपीएससी इन बातों को काफ़ी ध्यान में रखती है, तो आपसे इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप यकीन मानिए कि जितने भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़े हैं उन सब से अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यही टॉपिक है। हालांकि अन्य टॉपिक से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें मैं हर हाल में श्योर हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? तो हम इस टॉपिक को पढ़ें या इस टॉपिक को समझें कि आखिरकार इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे पहले आप में से जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपकी तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक नाम की प्रीलिम की सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने न केवल आपको जीएस के इम्पॉर्टेंट 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक को कवर कराएंगे, बल्कि करंट अफेयर्स के आपको 25 से 36 महीने के करंट अफेयर्स को कवर कराकर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही हमने सीसेट में रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रीहेंशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर कराए हैं। इसके अलावा विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें देख चुके होंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़े होंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपको नित्य लगभग 80 से 90 एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं, जो कि प्रीलिम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बातें आप समझ गए, उम्मीद है। इससे ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं लेट्स क्रैक सीरीज में जाकर। तो अब हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो वही बात, जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम आपके माइंड में कई सारे हुक्स बना देते हैं। हुक्स का मतलब ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं, ताकि जब हम अपनी कहानी बताएं तो वो बिल्कुल जाकर वहाँ पर जम जाएं। क्लियर? तो हम पहले आपके माइंड में ब्लॉक्स बना देते हैं कि आखिरकार पंचायत से, नगर पालिका से प्रश्न कैसे आएंगे और उनको हमें कैसे डील करना है। ठीक है? पहला प्रश्न तो यही आता है कि क्या पंचायतों का संबंध मूल संविधान में था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पंचायतों के गठन से संबंधित समितियां कौन सी थीं। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि पंचायतों को किन किन फील्ड में अधिकार है। चौथा क्वेश्चन ये आता है कि पंचायतों के संदर्भ में चुनाव कौन कराता है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पंचायतें जो गठित होती हैं उनमें ग्राम सभा कैसे गठित होती है, ग्राम प्रधान कैसे गठित होता है, जिला पंचायत कैसे गठित होती है और साथ ही क्षेत्र पंचायत कैसे गठित होती है। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट के संदर्भ में इनका क्या योगदान है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार जो पेशा अधिनियम है वो किस तरीके से काम करता है या उसके संदर्भ में क्या क्या प्रोविज़न है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें आरक्षण से रिलेटेड कैसी सुविधा है, इसमें पंचायतों के पहले समय से भंग होने के पूर्व क्या प्रोविज़न है, और साथ ही इसमें ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट की फील्ड में इनका क्या रोल रहता है। क्लियर? इतने सारे क्वेश्चन आपसे पंचायतों के संदर्भ में पूछे जाएंगे। 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े हम आपको अलग से बता देंगे, जो मिसलेनियस टाइप के हैं। ठीक है?
साथ ही जब हम नगर निगम पढ़ते हैं तो उसमें हमसे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल यही सेम टू सेम प्रारूप रहता है कि उसका चुनाव कैसे होता है, नगर निगम किसे कहते हैं, नगर पालिका किसे कहते हैं, इसके अलावा वहाँ पे किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, हेड कौन होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है, किस अमेंडमेंट के द्वारा आए और उनके अंतर्गत क्या क्या बातें निहित होती हैं, किस अनुसूची में है, किस अमेंडमेंट में आए, किस आर्टिकल में है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं सारी बातों को पढ़ते हैं डिटेल में और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पंचायतें होती क्या हैं और इनका संबंध क्या है यूपीएससी से। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंचायतों का सामान्य सा मतलब होता है स्थानीय स्वशासन। सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछती है स्थानीय स्वशासन के बारे में बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन वास्तव में विकेंद्रीकरण की बात करता है, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की ये बात करता है। यूपीएससी ने आपसे कई बार ऐसा ही प्रश्न पूछा है कि स्थानीय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। ध्यान देना, राज्य विधानसभाओं के द्वारा, ना कि केंद्रीय संसद के द्वारा। इतनी बातें आप समझ गए। दूसरी बात यह है कि इसे 73 अमेंडमेंट के अंतर्गत संशोधित करके संविधान में शामिल किया गया, यानी कि ये पहले संविधान में नहीं था। समझ गए इतनी बातें, आपको इतनी बातें क्लियर रखनी है। देखिए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना समाजवादी शब्द, कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में समाजवादी और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया। तो था वो एक तरीके से, लेकिन लिखा हुआ नहीं था, मेंशन नहीं था कि अच्छा समाजवादी ये था, लेकिन आइडियाज़ में हम समाजवादी थे। ठीक, तो वैसे ही पंचायतें जो थीं संविधान में वैसे थीं, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली नहीं थी। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड से भारत में पंचायती व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन जिसको बोलते हैं, तो वही बातें आपको यहाँ समझना है। संवैधानिक दर्जा उनको जो दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन में दिया गया। समझ गए। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। क्या कि पंचायतों से संबंधित समितियां कौन कौन से थीं। आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा कि उन समितियों ने सुझाव क्या दिए, बल्कि आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो आपको ये बस पता होना चाहिए। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है, बताइए, पंचायतों से संबंधित है। इतनी बातें आपको पता हो गई। दूसरी यहाँ पे समिति आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, अशोक मेहता समिति। पहले आप नाम याद कर लीजिए। ठीक है, तीसरी समिति आपको देखने को मिलेगी GV.K. राव। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, GV.K. राव ये समिति है। जब हमने भाषाई राज्यों के गठन की बात की थी तो वहाँ पे एक और समिति आती, क्या, JVP समिति। तो JVP और GV.K. दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये GV.K. राव समिति है। फिर आपको इसमें कौन सी समिति मिलती है, LM सिंघवी समिति। एक और आपको कौन सी समिति मिलती है, थुंगन समिति। ठीक है, गॉडगिल समिति। तो इतनी समितियां आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपसे इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सी पंचायतों से संबंधित समितियां नहीं हैं, और आपको ऑप्शन दे दे बलवंत राय मेहता, थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, फिर आपको LM सिंघवी समिति, GV.K. राव समिति, क्लियर, गाडगिल समिति। तो आप कहेंगे साहब ये 6 की 6 इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब एक और जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की और अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायत की बात की। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? देखो सिंपल सा है, बलवंत राय मेहता, आप नाम देखिए, बलवंत राय मेहता, कितने वर्ड आए, 3 वर्ड, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। याद हो गया। अशोक मेहता, A और M, कितने नाम आए, 2 वर्ड, तो इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की बात की। समझे, इसको बोलते हैं कि हम चीज़ों को इमेजिन कर लें।
कि अच्छा अशोक मेहता 2 वर्ड आ रहे, अच्छा बलवंत राय मेहता 3 वर्ड आ रहे, तो यानी कि वो त्रिस्तरी हो गए और ये 2 स्तरी हो गए। इससे ज़्यादा आपको याद ही नहीं रखना है, आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं वही बातें कि आखिरकार इन्होंने जो कहा वो कितने स्तरीय इन्होंने पंचायत की बात की। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की। ठीक है, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये तो पंचायतों ने समितियां बनाई थी, जो अंतिम में माना गया 73वें संविधान संशोधन में, उस पे क्वेश्चन आएगा। होता क्या ना, बच्चे इसको रटते रहते हैं। आप एक बात बताइए, सपोज कीजिए कि आप लोग हमें कुछ सुझाव देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों ने सुझाव दिया कि सर एक काम कीजिए, हर एक बच्चे पे 50 पैसे का फाइन लगाइए। किस बात का फाइन लगाइए? क्योंकि वो लोग ज़्यादा देर तक वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि 50 पैसे का फाइन नहीं अच्छी बात है, देखने तो ज़्यादा देर तक अगर देखते हैं, बार बार अगर रिवाइज करके देखते हैं तो इसमें क्या जाता है, समझ गए। तो ये एक तरीके की चीज़ होती है कि नहीं हमने सोच लिया, आपने भले सुझाव दिया बट हमने माना ही नहीं। हाँ, आपने अगर ये काम से कि सर एक काम किया करिए, जो बच्चे वीडियो देखा करें आपका, तो उनको 50 पैसे प्रोवाइड कराया करिए, उनको आप फ़ोन पे कर दिया करिए, उनको आप पेटीएम कर दिया करिए। तो हम सोच सकते कि अच्छा हाँ, देना एक कल्याण का काम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत दान दे दिया करें। जो बच्चे होते हैं 50-50 पैसे, अब वही बात है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 50 पैसे की तो टॉफ़ी ही नहीं आती है, ठीक है। तो अब वो बात आपकी अलग है। तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि समितियों का जो सुझाव है वो हमें नहीं याद रखना है। केवल 73वां जब संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक। अब बात आती है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इसके बाद आंध्र प्रदेश में इस योजना को लागू किया और बाद में भारत के अधिकांश राज्यों में। सिंपल सी बात है, पीसीएस में आपसे पूछा जाता है, यूपीएससी में नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेट कौन सा था, राजस्थान, नागौर जिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1959, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। सेकंड कौन सा था, आंध्र प्रदेश, पूछेगा नहीं, बस देख लीजिए। हाँ, पीसीएस देना हो तो ज़रूर आप पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, कौन सा अध्ययन दल था नहीं याद रखना है। फिर बात आती है क्या, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति में बस इम्पॉर्टेंट ये है कि 1977 में समिति गठन की गई जनता पार्टी की सरकार में, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती की जगह पे इसने द्विस्तरीय पद्धति की बात की। अब देखो, इतनी लाइन याद करने से लाख गुना बेहतर है ना। अशोक हैं, मेहता हैं, यानी कि 2 वर्ड हैं, बलवंत हैं, राय हैं, मेहता हैं, यानी कि 3 वर्ड हैं, ये याद कर लो। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप पढ़ो ना, तो थिंक किया करो कि आखिरकार इस सज्जन को, इन महोदय को हम किस नाम से और संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे आप भी लोगों के दोस्त वगैरह होते होंगे तो उनको अलग अलग नाम से आप बुलाते होगे, किसी को कुछ बुला देते होगे, किसी को कुछ बुला देते होगे, तो वही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं जीवीके राव। यहाँ पे भी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। देखो, होता यही है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है बच्चों में। बच्चे यही कहते हैं कि सर हमसे बुक तो ख़त्म ही नहीं हो रही। तो इम्पोर्टेंट ये भी होता है ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। अब ये 12 पॉइंट पढ़ोगे तो आपके 12 मिनट जाएंगे ना, पढ़ना ही नहीं है। जब इम्पोर्टेंट ही नहीं है क्यों रटें हम उसे, जो इम्पोर्टेंट है उसे रटना है, ठीक है। अब बात आती है जीवीके राव समिति। इसमें कुछ नहीं देखना है, बस इतना देख लीजिए कि ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है। फिर बात आती है एलएम सिंघवी समिति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था कि राजीव गांधी साहब की सरकार में लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र दिया था और इन्होंने ही कहा था कि आप पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम दे दीजिए, यानी कि उनको एक संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। तो इन्हीं की बात को फिर आगे चलकर माना गया था, ठीक है। फिर बात आती है थुंगन समिति। थुंगन समिति क्या कहते हैं, 1988 में संसद की सलाहकार समिति बनी थी, ठीक है। इसको राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों को जांच करने की बात की गई थी और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इन्होंने भी यही रिकमेंडेशन दिया था। यानी कि थुंगन और एलएम सिंघवी साहब दोनों भाई भाई थे, मतलब मानने को कि दोनों ने संवैधानिक उसका दर्जा देने की बात की थी, ठीक। फिर बात आती है गाडगिल समिति। देखो, गाडगिल समिति को लेकर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं
कि ये गाडगिल समिति तो साफ कहीं पश्चिमी घाट वाली तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी घाट में भी गाडगिल समिति है, लेकिन वो गाडगिल महोदय अलग हैं और ये गाडगिल महोदय अलग हैं। ठीक है, मतलब इनको जैसे आप पढ़ते हो ना, कई बार एक ही व्यक्ति को 2 समितियों का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो वो गाडगिल पश्चिमी घाट से भी रिलेटेड है और पंचायतों से भी रिलेटेड है। पापा याद कर लो कि हाँ पापा, पा से पश्चिमी, पा से क्या पंचायतें। अब कुछ लोग सोचेंगे सर पापा क्या हो गया, गाडगिल पापा थोड़ा ना है, समझ गए। देखिए मैं बता रहा हूँ, पा से पंचायत, पा से पश्चिमी घाट। तो गाडगिल समिति कौन कौन सी है, कौन कौन सी का मतलब एक पश्चिमी घाट वाली और एक हो गई हमारी ये पंचायत की। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछेगा क्या गाडगिल समिति पंचायतों से संबंधित है, आप कहेंगे हाँ। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने क्या किया, किसकी सरकार ने क्या किया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1992 के 73वें संविधान संशोधन से। ये याद रखना है आपको, इसके एक एक प्रोविज़न जो मैं बताने जा रहा हूँ। पहला प्रोविज़न क्या है कि भारत के संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया, यानी कि भाग 9 जोड़ा गया, ठीक, जिसमें पंचायत नाम से उल्लिखित किया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। समझ गए, ये 2 बातें याद रखना। तीसरी बात है कि पंचायतों में 29 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया। कई बार हो सकता है क्वेश्चन आपसे, आजकल यूपी क्योंकि 20 से यूपीएससी 20 से 25 नंबर्स को ध्यान में नहीं देती, जब वो G20 के मेंबर्स को पूछ सकती है तो आप सोच सकते हो कि 29 वस्तुओं के बारे में तो ज़रूर पूछ सकती है। जीएसटी पे जब क्वेश्चन पूछ लिया, जब सोचो 24 जो फसलें आती हैं एमएसपी के अंतर्गत उनको पूछ लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम इन 29 विषयों को भी लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, क्विक फास्ट मोड नज़र में, और आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे जिससे आपको पता रहेगा कि अच्छा इतने तो पंचायत में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये देख लेंगे। तो आपको यहाँ 3 चीज़ें पता चली, एक तो भाग 9 है, पंचायतें हैं, 11वीं अनुसूची भी है और 29 विषय। अच्छा बताइए 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, दल बदल से। किस अमेंडमेंट से, 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, दल बदल का राइट किसे है बताइए, आपको अच्छे से पता है ना कि लोकसभा अध्यक्ष ये डिसाइड करता है। क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना वहाँ पे। तो ये आपको पता चल गया। आर्टिकल 40 में भी बात किया गया ग्राम पंचायतों को गठित करने की। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बहुत पहले पढ़े थे, मैंने पढ़ाया भी था डीपीएसपी में, कि पंचायतों को गठित करने का जो प्रोविज़न है, क्या वो समाजवादी है, क्या वो उदारवादी है, क्या वो गांधीवादी है, कौन सा कॉन्सेप्ट है बताइए। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी दी थी। क्या दी थी कि गांधी साहब क्या कहते थे, ग्राम स्वराज्य की बात कहते थे। तो यानी कि ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14। ठीक है, तो आर्टिकल 40 आपको पता चल गया कि हाँ ये गांधी की अप्रोच से रिलेटेड। देखो मैं आपको पास्ट का भी रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक, फिर बात आती है पंचायती राज्य संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और संविधान के अंतर्गत वाद योग हिस्से के अधीन इसे लाया गया। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आखिरकार इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। तो इसके अंतर्गत कई प्रोविजन जो किए गए वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और वो देखिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता देंगे ताकि आपको अपना घर याद आ जाए। और हो सकता है कि आप में से कई सारे घर के लोगों के माता पिता, रिलेटिव्स, दोस्त ग्राम प्रधान बने हों या ग्राम प्रधान का बनी हो अब की बार, क्योंकि महिला सीट थी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, दोनों में, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला आता है ग्राम सभा। सिंपल से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है ग्राम सभा को लेकर, तो पता होना चाहिए क्या होती है। ये पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इसका मतलब क्या होता है कि गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति वास्तव में ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। यानी कि एक ग्राम सभा वो सभा होती है जिसमें लोग निर्वाचक सूची में उनका नाम अंकित होता है, यानी कि वो एक तरीके से वयस्क मताधिकार से भूषित होते हैं, मतलब उनको वयस्क मताधिकार का राइट प्राप्त होता है, मतलब 18 वर्ष की उम्र वो प्राप्त कर चुके होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या वोटिंग में लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, लड़कों के लिए 21 वर्ष है क्या? नहीं साहब,
ये मत ध्यान रखना, लड़कियों और लड़कों के लिए वोटिंग राइट इक्वल है सबके लिए। 18 वर्ष से ऊपर कोई भी जेंडर का पर्सन हो वो वोट कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब आप ये ना सोच के आ जाना कि नहीं 21 वर्ष होता होगा लड़कों के लिए, 18 वर्ष होती होगी लड़कियों के लिए, ये शादी की उम्र है आपकी, समझ गए, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है ना तो सरल ही क्वेश्चन बच्चों का गलत होता है, आप देखिएगा कभी भी। क्यों? क्योंकि माइंड हमारा काफ़ी जटिल होता है और वो सरल क्वेश्चन पूछ देता है तो दिमाग घूम जाता है कि हाँ 21-18 सुना तो था। अच्छा, दिक्कत तब और हो जाती है क्योंकि आप 21 सुने नहीं होते हो, 18 सुने होते हो, तो आपको लगता है हो सकता है 21 होगा। हालांकि जब हम आपको बैक ईयर कराएंगे तो वहाँ पे ऐसे कन्फ्यूजन दूर करने की ट्रिक्स भी बताएंगे और जो आए हुए हैं क्वेश्चन उनको भी बताएंगे कि कैसे आपको करना चाहिए था। तो आप ये समझ गए ग्राम सभा क्या होती है? निर्वाचित जो लोग होते हैं या जो निर्वाचन या पंजीकृत होते हैं उन सब से मिलकर बनती है ग्राम सभा, ठीक है। पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। ये उन शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कार्य निष्पादित करेगी जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्देशित किए जाएंगे या निर्धारित किए जाएंगे। राज्य का विधानमंडल है, बार बार ध्यान देना, पंचायतों को लेकर राज्य के विधानमंडल को पावर है, ना कि केंद्र सरकार को, ठीक है। फिर बात आती है त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है? सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, मतलब बलवंत राय मेहता को माना गया एक तरीके से। अब आप समझ सकते हो कौन कौन सी हैं? ग्राम है, माध्यमिक है और जिला स्तर पर पंचायत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायत को न गठन करने की छूट है। मतलब जहाँ पे 20 लाख से कम है जनसंख्या तो वो लोग चाहें तो माध्यमिक स्तर पर पंचायत नहीं गठित कर सकते, मतलब वो वहाँ पे 2 स्तरीय ही पंचायत रख सकते हैं। 3 स्तरीय वहाँ होगी जहाँ पे एक तरीके से 20 लाख से ऊपर जनसंख्या हो, ठीक है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा है। फिर बात आती है सदस्यों एवं अध्यक्षों का चुनाव, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना क्योंकि बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये छोटी सी लाइनें हैं 5 और इन 5 लाइनों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बताते हैं आपको कैसे कैसे इसको पढ़ना होता है। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ये ध्यान देना पहली लाइन कि गाँव की बात हो, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना बीडीसी का मेंबर, आप वहाँ पे पढ़ते होगे कि फला वार्ड से ये पर्सन सज्जन खड़े हुए, फला वार्ड से ये देवी जी खड़ी हुई, फला वार्ड से ये देवता साहब खड़े हुए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो वार्ड होता है, आपके 2-3 मोहल्लों को मिला के कई वार्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे एक परिसीमन आयोग बनता है ना कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, वैसे ही गांवों के स्तर पर भी मोहल्लों के स्तर पर भी वार्ड बनाए जाते हैं कि 9 नंबर वार्ड से है, 4 नंबर वार्ड से। अभी तो चुनाव गए हैं, 2 मई को रिजल्ट आया है, तो इतनी तो फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए चुनाव वाली, ठीक है। तो इसमें जितने भी सदस्य होंगे वो सबके सब डायरेक्ट चुने जाएंगे। मतलब आपने देखा होगा ना कि हमारी मातेश्री जिला पंचायत सदस्य के रूप में खड़ी हुई हैं तो कृपया इन्हें वोट देकर विजयी बनाएं। हमारे पिताजी इस वर्ष के चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, कृपया भारी मतों से वोट करके विजयी बनाएं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, वार्ड नंबर इतने से हम खड़े हुए हैं तो कृपया वोट देकर विजयी बनाएं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स इसलिए नहीं लगाई उन लोगों की, नहीं तो आप लोग यही फिर देखते ही रहते हैं उन लोगों को कि अच्छा ये वार्ड के मेंबर हैं, और फिर कुछ लोग तो अपना मोहल्ला अपना गांव ढूंढ लेते हैं कि अच्छा उत्तर प्रदेश की बात है, एमपी की बात है, इसलिए मैंने पिक्चर्स नहीं लगाई, नहीं तो मैं ये आपकी इनका जो पोस्टर होता है ना वो ज़रूर लगाता। तो आप ये समझ गए कि ये सब लोग सदस्य के लिए जितने भी होंगे वो सबके सब क्या होते हैं, डायरेक्ट चुने जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान देना कि माध्यमिक व जिला स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। समझना, माध्यमिक स्तर पर जो पंचायत होगी और जो जिला स्तर पर पंचायत होगा उसका जो अध्यक्ष होगा, भाई ये तो सदस्य होते हैं ना जिला पंचायत सदस्य, ये सभी सदस्य जाकर चुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को। यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। इतनी बातें आप समझ गए। जैसे सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को आप तो नहीं चुनते हो ना, आप तो लोकसभा के सदस्यों को चुनते हो, विधानसभा के सदस्यों को चुनते हो, वो जाकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो वही बातें यहाँ पे आ गई। इतनी बातें समझ गए। माध्यमिक स्तर पर भी यही चीज़ें होती हैं, तो आपको ये बातें याद रखनी है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या
कि गांव के स्तर पर, सॉरी एक मिनट, हाँ, कि गांव के स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता हो गई। यानी कि जो जिला अध्यक्ष होगा वहाँ का, उसका जो चुनाव होता है वो कौन निर्धारित करता है? राज्य का विधानमंडल, ना कि केंद्र। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और बता दूँ जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, वो क्या है कि गांव का जो मुखिया होता है, ठीक है, गांव का जो सरपंच होता है, गांव का जो प्रधान होता है, वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से? नहीं साहब, वो तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। मैंने अभी बताया ना आपको कि इमली को वोट देकर फलानी महिला को, इन कुमारी जी को एक तरीके से आप भारी मतों से विजयी बनाएं। ये आपकी प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, इसलिए इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। ठीक है, तो प्रधान पद की उम्मीदवार है ना, तो डायरेक्ट ही चुनी गई हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। यानी कि अब अगर हम मोटे तौर पर इन सारी बातों को कंपाइल कर दें, ठीक है, तो क्या निकल कर आता है कि ग्राम पंचायत का जो सदस्य है, जिला पंचायत का जो सदस्य है, ठीक है, या माध्यमिक स्तर का जो सदस्य है, या फिर ग्राम प्रधान जो है, ये चारों के चारों डायरेक्ट आते हैं। ठीक, जिला पंचायत जो अध्यक्ष है, माध्यमिक स्तर का जो अध्यक्ष है, ये दोनों इनडायरेक्ट आते हैं। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। 6 लाइनें थी, 6 पॉइंट में हमने इनको कवर कर दिया, बाकी आपको नहीं याद रखना है। फिर बात आती है सीटों के आरक्षण की। देखिए, आरक्षण क्या होता है? आरक्षण का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों में कुशलतम सहयोग पूर्वक बराबर की हिस्सेदारी करना, अर्थात वो हाशिए से दूर ना चले जाएं। ठीक है, कई बार आप लोगों को लगता होगा ये हाशिया क्या होता है, तो आप लोग, जब हम आप लोगों को आंसर राइटिंग कराते हैं तो आपको ऐसी कॉपी बनवा देते हैं ना, और आपसे क्या कहते हैं कि इस तरफ कुछ मत लिखना, इस तरफ कुछ मत लिखना, जो भी लिखना हो बीच में लिखना। बीच वाले को बोलते हैं मुख्य धारा, हाशिए वाले को बोलते हैं किनारे, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, जब भी कहा जाता है ना कि लोगों को हाशिए के उधर कर दिया गया, तो मतलब यही होता है उनका कि वो मुख्य धारा में शामिल नहीं, मतलब देश के डेवलपमेंट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, वो किसी डिसीजन के लिए अनुकूल नहीं है। अतः उनको इस देश से, इस राज्य से, इस गांव से बाहर रखो, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट मत कराओ। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने, महात्मा गांधी जी ने, इन लोगों ने मिलकर देश को एक कुशलतम नेतृत्व प्रदान किया और आगे चलकर सभी वर्गों को एक समायोजित करके एक नए भारत की संकल्पना को साकार करने का विचार रखा, जिसके अंतर्गत आरक्षण जैसी व्यवस्था आई। आरक्षण अच्छा है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप 1 अक्टूबर तक का इंतजार करें। 1 अक्टूबर से जब हम जीएस की क्लासेस शुरू करेंगे, या फिर 15 मई से आप में से जो बच्चा आंसर लिखेगा, तो उसमें थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आपसे डिटेल और डिस्कस और फैक्ट और तथ्यों की जानकारी मांगता है। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो वायरल जब हो, आरक्षण को लेकर अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो भी पीसेंगे, अच्छा बोल दिया तो भी पीसेंगे, है ना। तो इसलिए उस वीडियो को बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है कि हाँ, कोई भी चीज़ बनाएं तो पब्लिकली वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों पक्षों को तथ्यात्मक रूप से और तर्कात्मक रूप से सिद्ध करना पड़ता है, तो वहाँ हम बताएंगे। ठीक, तो ये देख लेते हैं कि आखिरकार कितने % आरक्षण की बात की गई है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रत्येक पंचायत यानी कि तीनों स्तर पर, जिला, माध्यमिक और गांव, अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण उपलब्ध है। मतलब उनकी जनसंख्या के, मान लीजिए अनुसूचित जातियों की संख्या 100 है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 200 है, ठीक है, तो इनको आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, उसी के हिसाब से राज्य विधानमंडल गांव, जैसे अब की बार जो सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, वो अनुसूचित जातियों की आई थी। मध्य प्रदेश के रीजन वगैरह में भी ऐसी ही सीटें आती हैं। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों के अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। मतलब हो सकता है, ये तो नॉर्मल लेवल की बात है, पंचायत की बात है, अध्यक्ष पद के लिए भी इस चीज़ का आरक्षण वो करती है। इस अधिनियम में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है।
1/3 से कम ना हो। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ये इतनी बड़ी बहुत बड़ी लाइन है। उन्होंने कहा कि जो हम 1/3 आरक्षण देंगे ना, मतलब महिलाओं को, तो इन महिलाओं के 1/3 आरक्षण में जो अनुसूचित जातियों को मान लो आरक्षण मिला, सपोज कीजिए अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण मिला है, ठीक है, साथ ही अनुसूचित जनजातियों को भी 15% आरक्षण मिला है, तो 15 ये वाला भी शामिल होगा, ये भी 15 शामिल होगा और 1/3 ये शामिल होगा। सिंपल सी बात है कि 15-15 30% ये हो जाता है ना, तो इस 30% में 33% जरूर शामिल होगा। इस 30 को हम अलग से नहीं देखेंगे कि 33% हम ये भी देख लें और 30% हम ये भी देख लें, यानी कि 63% आरक्षण नहीं हो सकता। या तो ये दोनों आरक्षण होंगे या तो फिर 1/3 आरक्षण होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कॉमन किया गया। अब आप सोचेंगे ऐसा हो कैसे सकता है, सिंपल सी बात है। सीट जैसे मान लीजिए एससी की आई, ठीक है, एससी की सीट में उन्होंने क्या कहा कि एससी को आरक्षण कितना है, मान लीजिए 20% आरक्षण उन्होंने कहा, ठीक है। अब 20% आरक्षण हमें पता महिला को 1/3 है, तो 20% सीटें तो एससी की हैं ही, सिंपल सी बात है। उसमें उन्होंने 1/3 कर दिया और 1/3 में महिलाएं आ गई, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक। हालांकि आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि अच्छा 1/3 महिलाओं की बात की गई है, तो हाँ। फिर यहाँ पे बात आती है कि इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। अर्थात एक तरीके से आप ये समझिए कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सशक्त बनाया गया है, ठीक है। यानी कि ये बात अलग है कि हमारे यहाँ संसदीय लेवल पे अभी 1/3 आरक्षण की बात नहीं की गई है लोकसभा और राज्यसभा को लेकर, लेकिन पंचायतों के स्तर पर 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है आखिरकार पंचायतों का कार्यकाल क्या होता है। तो कार्यकाल के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि सभी पंचायतें 5 वर्ष तक कार्य करती हैं, लेकिन अगर उससे पहले वो विघटित हो जाती हैं तो वो जो पंचायतें गठित होंगी वो नए चुनाव होंगे वहाँ पे, और अगर इनकी अवधि 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले ही वो हो जाएं तो क्या होगा। यहाँ पे देखो 2 कंडीशन है, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर इनकी अवधि मान लीजिए 5 वर्ष का चुनाव होता है और 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पहले ही वो विघटित हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। परंतु जहां शेष अवधि जिसमें पंचायतें काम करती रहती हैं 6 माह से अगर कम है तो वहां इस अवधि के लिए नई चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। इस लाइन को समझते हैं, लेकिन समझें इससे पहले थोड़ा सा और आपको बता दें, वो क्या कि अगर मान लीजिए पंचायत 5 वर्ष की जैसे पंचायत है, ठीक, 2.5 वर्ष में ही ये विघटित हो गई, ठीक है, 2.5 वर्ष में ये एक तरीके से विघटित हो गई, तो अब जो पंचायत का चुनाव होगा नया 6 महीने के अंदर अंदर कराना होगा, तो वो क्या होगी, शेष 2.5 वर्ष के लिए ही पंचायत रहेगी, ना कि 5 वर्ष के लिए पूरे, ठीक है। पहली तो ये कंडीशन। दूसरी बात, अगर पंचायत क्या है 5 साल की है, यानी कि 60 महीने की है पंचायत, अगर ये 54 महीने तक चली और 54 महीने के बाद विघटित हो गए और 6 महीने बचे हैं तो फिर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, समझ गए। तो 6 महीने तक का वेट कर लिया जाएगा, फिर नए चुनाव होंगे और फिर वो पूरी पंचायत रहेगी। ये आपको बस यहाँ पे समझना है, और यही चीज़ें इसने यहाँ पे दे दी हैं। तो देख लेते हैं कि एक भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई है वो भंग पंचायत की शेष अवधि तक कार्यरत रहेगी। एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पूर्व गठित हुई है वो पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती है, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए कार्यरत होती है। जबकि लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। सॉरी, राज्यसभा तो विघटित ही नहीं होती, लोकसभा और विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होती हैं, अगर नया उनका गठन होगा तो वो पूरे 5 वर्ष चलेंगी, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ याद रखना है। पंचायत के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी ने पूछा भी है कि भंग होने तक ही रहेगी या फिर से नए चुनाव होंगे या पूरे 5 वर्ष तक रहेगी, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे योग्यता ध्यान देना, क्या है योग्यता, यहाँ पे योग्यता जो आपकी है ना वो है ये 25 वर्ष नहीं है, कितनी वर्ष है, 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। मतलब पंचायत का सदस्य, पंचायत का एक तरीके से अध्यक्ष,
ठीक है, वही बनेगा जिसकी उम्र 21 वर्ष की पूरी हो गई हो। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि साहब 25 वर्ष लोकसभा, 25 वर्ष किस लिए विधानसभा, ठीक, 30 वर्ष राज्यसभा, 30 वर्ष विधान परिषद, 35 वर्ष उपराष्ट्रपति, 35 वर्ष राष्ट्रपति, 35 वर्ष राज्यपाल। ठीक है, इतनी बातें आपने पढ़ी थी। 18 वर्ष सच्ची सबकी वोटिंग, 21 वर्ष मेरी शादी की उम्र, 18 वर्ष मेरी अर्धांगिनी की उम्र। अब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब अर्धांगिनी अगर कोई सुन रही हो तो उसके प्रियतम की 21 वर्ष हो गई, ये मतलब ऐसे एज्यूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन एक और हो गई क्या कि 21 वर्ष साहब दोनों लोगों की है पंचायत में चुनाव लड़ने की, समझ गए। यानी कि अब आपको ये सारे न्यूमेरिक नंबर याद रखने हैं, 21, 18, 25, 30, 35। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिक नंबर आप याद रखिए। कई बार देखिए आप लोग जब कोड वगैरह यूज करते हैं ना मोबाइल वगैरह पासवर्ड में, तो यही यूज कर लिया करिए 21, 18। कोई ज़िंदगी में अनुमान ही नहीं लगा पाएगा कि 21, 18 होता क्या है, समझ गए। तो यही आप यूज किया करिए। जैसे मैंने देखा कई बार कई बच्चे पासकोड क्या यूज करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। मान लीजिए किसी ने पासवर्ड कोड क्या डाल लिया, एक तरीके से मैंने देखा कई बार बच्चों को उन्होंने डाला इंडियन पॉलिटी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मतलब इंडियन पॉलिटी पासवर्ड होता है, कोई डाल सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी, तो ये आप याद रखना। चलिए ये बातें हो गई। 21 वर्ष उम्र आपको याद रहेगी, कभी आप नहीं भूलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग? नहीं साहब, राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और एक और बात बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग का सिर्फ यही काम है, पंचायतों का चुनाव करवाना और किसका, नगर पालिका का चुनाव कराना। बाकी ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित चुनाव नहीं करवाता है। उन सब से संबंधित चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। क्लियर? तो आपको ये बातें याद रखनी है। देख लेते हैं। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है बताइए? राज्यपाल। इसे हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटाता है क्या? नहीं भाई साहब, इसको बिल्कुल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाना चाहिए। ठीक है, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कैसे हटता है बताइए? संसद के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये बातें बस याद रखना है। यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे राज्य निर्वाचन आयोग को हटाता है राज्यपाल, तो बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयोग सम्मिलित है। इसकी सेवा शर्तें पदावधि राज्यपाल निर्धारित करता है। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पंचायत से संबंधित सभी मामलों के लिए राज्य विधान में कोई भी उपबंध बना सकता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। शक्तियाँ क्या क्या प्राप्त हैं, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हालांकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो वो बस आप देख लीजिए क्या क्या है। कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकता अनुसार ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है जिससे स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। ठीक है, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के कार्यक्रम, आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के कार्यक्रम 11वीं अनुसूची और 29 विषय। ठीक, राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है। ठीक है, ये सारे अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब चुंगी जो कर होता है ना, ये सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। चुंगी कर का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे आजकल आप लोग टोल टैक्स देते हो हाईवे पे, तो उसी तरह उस समय गाँवों में सड़कों पर लगता था, एक बैरिकेटिंग नहीं लगा होता था। अगर आपकी ट्रैक्टर, आपकी ट्रॉली जाती है तो उस पर चुंगी वो लोग लेते थे, उसी को बोलते थे चुंगी कर। मुझे भी नहीं पता रहता था पहले जब छोटा था, बाद में पता चला अच्छा इसको चुंगी कर बोलते हैं। चलिए, पंचायतों को वित्तीय स्थिति आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, किसी भी तरीके का अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है पेशा कानून। पेशा कानून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम आपको ये अलग कानून पढ़ाएंगे, कई बार इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अभी हम आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे कि हाँ आपको कैसे पेशा कानून को याद रखना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एक ही क्वेश्चन आता है, वो ये कि किसको अधिकार है, खासतौर पे जो जनजातीय इलाके होते हैं वहाँ पे, तो ग्राम पंचायतों को खनन से संबंधित अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। वही बातें बस याद रखनी है। ठीक, चुनाव मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ये आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ याद नहीं रखना है, फिर भी देख लीजिए कि यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन संबंधी न्यायालयों के समझ
पेश नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको पहले नहीं पढ़ाया था कि परसीमन आयोग की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो उसी तरीके से इसकी भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, कि मतलब हमने जो क्षेत्र बांटा है वो हम पे डिपेंड करता है, आप कौन होते हो बताने वाले। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उनको फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो एग्रीकल्चर आता है, ऐसे याद करना है आपको कि एक तो एग्रीकल्चर आता है, दूसरा भूमि से संबंधित, तीसरा सिंचाई से संबंधित, चौथा पशुपालन, पांचवा मत्स्य उद्योग, छठा वन जीवन, सातवां लघु वनस्पति, आठवां लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने वाला पानी, ईंधन चारा, सड़कें, ग्रामीण विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, यांत्रिक प्रशिक्षण। 18 हो गए ऐसे, मतलब आपको फटाफट याद हो गया कि हाँ ये तो गांव में सारी चीज़ें होती हैं। वयस्क और गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, ठीक है, पुस्तकालय भवन तो आप हमेशा देखते हो, बाजार मेले हमेशा देखते हो, स्वास्थ्य संबंधी बातें अलग से देखते हो, पारिवारिक समृद्धि देखते ही हो, महिला बाल विकास को देखते हुए आपके यहाँ गाँव में आशा वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं, सामाजिक समृद्धि की बात देखते ही हो, कमजोर वर्गों की समृद्धि की बात देखते ही हो, लोक विभाजन पद्धति और सार्वजनिक संपत्ति की देख रही। ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है 29 नंबर, तो इसको आप याद रखिएगा, और ये लोक विभाजन को, ठीक, कि 28 और 29 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद हो गई। चलिए अब बात आती है पेशा अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप बैक ईयर उठाकर देखिएगा ना, तो एक ही वर्ष में 2 बार क्वेश्चन घुमा कर पूछा है पेशा को। तो देख लेते हैं पेशा क्या होता है। 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। 5वीं अनुसूची में कौन कौन क्षेत्र आते हैं आपको पता है, बताइए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य 5वीं अनुसूची में आते हैं। समझ गए? आप सोचेंगे उल्टा सर बोल दिए क्या आप। देखिए ये हैं, वर्तमान में 10 राज्य आते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधित कर अपेक्षित अनुपालन कानून बनाए जाने के लिए प्रावधानित किया गया है। ठीक है, हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों में संशोधन से उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। मतलब पेशा अधिनियम को लागू कराने का जो राइट है वो किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब बात आती है इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा था क्या, कि जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान कर देना, तो ऑप्शन वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं उद्देश्य को लेकर, तो आप देख लीजिए ये 7 उद्देश्य इसके हैं। कौन कौन से, कि एक तो है पंचायत से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, मतलब वहाँ पे लागू करना। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, मतलब वहाँ के लोगों को स्वशासन देना कि आप अपना शासन चलाइए बाहर की चीज़ों को छोड़कर। अब यहाँ स्वायत्तता नहीं है, ये ध्यान देना। स्वशासन और स्वायत्तता में डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? स्वशासन का मतलब होता है आप अपना शासन चलाएंगे लेकिन संविधान को ध्यान में रखकर। स्वायत्तता का मतलब ये होता है कि आपका खुद का अपना संविधान होगा। स्वायत्तता एक तरीके से आप समझ सकते हो स्वतंत्रता के नज़दीक की, संप्रभुता के नज़दीक की श्रेणी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्वायत्तता की बात यहाँ पे नहीं आती है। सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना, पारंपरिक पटपाटियों की सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, मतलब हमारी जो पुरातन परंपरा चली आ रही जनजाति जो हमारे रीति रिवाज हैं, जैसे अभी कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे पेशा अधिनियम का क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब थी, शायद छत्तीसगढ़ या उड़ीसा की, मुझे ध्यान नहीं है, तेंदू के पत्ते को लेकर इशू चला था। तेंदू के पत्ते वो बटोरने जाते थे। बटोरने का मतलब, तेंदू का पत्ता होता क्या है? बीड़ी बनाने का काम आता है। बीड़ी आप लोगों ने सुना होगा, सिगरेट सुने हो ना, सिगरेट की छोटी बहन है बीड़ी। ठीक है, मतलब छोटा भाई कह सकते हो कि छोटा भाई है बीड़ी नाम से, क्योंकि बीड़ी निकलता है तो लेडी वर्ड हो जाता है, तो इसलिए हम बीड़ी उसको देते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा हब है बीड़ी बनाने का। ठीक है, तो तेंदू के पत्ते से बीड़ियाँ बनती हैं। तो हुआ क्या कि वो लोग तेंदू के पत्ते बटोरते हैं वहाँ से।
तो उनको रोक दिया गया था कोविड-19 के टाइम पीरियड पे, इसलिए तेंदू का पत्ता भी चर्चा में आ गया था और वो ट्राइब भी आ गई थी और पेशा अधिनियम भी आ गया था कि जो जंगल में जितनी भी चीज़ें हैं वो तो बटोरने का राइट उनको पेशा अधिनियम में प्राप्त है, बट गवर्नमेंट ने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए थे। ठीक है, इसलिए चर्चा में था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, मतलब उनकी जो पारंपरिक कलात्मकता है। आपने देखा होगा मोदी जी कई बार जाते हैं ना नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, बैंड बजाते हैं, कभी ढोल बजाते हैं, कभी कुछ बजाते हैं। हालांकि इस समय तो उन्हीं की बजी पड़ी है पूरी तरीके से, तो इसलिए कहीं कुछ जाए भी नहीं रहे क्योंकि इतना प्रेशर है सरकार के ऊपर। जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना, उक्त स्तर पर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों के छीनने से रोकना, ये सारी बातों को यहाँ पे किया जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो एक चीज़, बार बार क्या कहा जा रहा है, बार बार यहाँ पे जो केंद्र बनाया जा रहा है वो ग्राम प्रशासन या ग्राम सभा को बनाया जा रहा, यानी कि हर एक चीज़ का राइट ग्राम सभा को दिया जा रहा। यूपीएससी यही क्वेश्चन आपसे हर बार पूछती है कि पेशा अधिनियम के अंतर्गत अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास है, ग्राम सभा के पास। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, जो पंचायत की निर्वाचक सूची में शामिल हो, समझ गए। इसका जो अध्यक्ष है वो कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। इसके जो सदस्य हैं वो कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से। सदस्य कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। माध्यमिक का सदस्य कैसे चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से। अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। सब याद करा दिया आपको, ठीक है। दूसरी बात एक और, जैसे मैं कभी कभी मोदी जी का कमेंट करता हूँ ना, या अन्य बच्चों को लेकर कभी कभी कमेंट करता हूँ, या लैंगिक को लेकर कभी कभी कमेंट करता हूँ, तो बुरा मत मानिया करिए। देखिए यहाँ पे सरकार को दिमाग में मत रखिए, ऐसा नहीं मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ, भारत सरकार के इंसान है भाई, बहुत अच्छे अच्छे कई सारे काम करते हैं। लेकिन बात यह ना कि थोड़ा आपके अंदर इंटरेस्टिंग जगाना, थोड़ा आपको कॉमेडियन बनाना। देखिए नीरस जिंदगी मत गुजारिए कि हाँ किताबें पढ़ ले रहे, बस पढ़ ले रहे। और इसलिए हम आपको बता दिए, अब आप बताइएगा जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना, परंपरा याद करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, यकीन मानना मोदी जी याद आ ही जाएंगे कि अच्छा हाँ सर ने बताया तो था कि वो वहाँ पे बैंड बजाने जाते थे, समझ गए। तो ये इसलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे किसी भी पर्सन की व्यक्तिगत आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है, और ना ही हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। हमारा उन्होंने क्या बिगाड़ा, कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा, ठीक है। तो हमें उनसे क्यों लड़ाई झगड़ा करें, बस ये होता है कॉमेडी के लिए। हम अपनी भी तो कॉमेडी बनाते हैं, कई बार आपकी भी बनाते हैं, तो बस कॉमेडी के लिए लिया करिए। बाकी भावुक मत हो जाइएगा कि कमेंट करने लगे सर आपने मोदी जी को ऐसा कैसे बोल दिया। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप गलत समझते हैं, ठीक। अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं, वही बातें हैं, देखो रिपीट होंगी। अब सब क्या होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा, गांव के अंतर्गत एक समुदाय का वास स्थल, टोला कम्युनिटी नहीं होती है, वही चीज़। तो वहाँ समुदाय अपनी परंपराओं रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रहा हो। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर, वही बात है रिपीट हो गई, ठीक है। तो आपको तो पता है पेशा अधिनियम की विशेषताएं। प्रत्येक ग्राम परंपरा, ये तो आपको अच्छे से पता है कि सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद, ये सब देखेंगे। प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक आर्थिक, ये सब आपको पता है, नॉर्मली आप कर लेंगे। लाभार्थियों की पहचान करेंगे, ठीक है। संबंधित प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए निधि में उपयोग, निधि का मतलब पैसा, निधि में उपयोग संबंधित प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेंगे, ठीक है। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जन क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। कुल सीटों की, अब यहाँ ध्यान देना, वहाँ कितना था 1/3, यहाँ पे कितना है कि भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। ध्यान दिए, 2 अंतर हैं पेशा में नॉर्मल से, क्या कि नॉर्मल में क्या होता है 1/3 आरक्षण होता है, ठीक है। 1/3 आरक्षण अध्यक्ष के पद पर होगा महिलाओं का, लेकिन यहाँ पे क्या सभी सीटों पर आरक्षण होगा। दूसरी चीज़ क्या, कुल सीटों पर हाफ आरक्षण होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे
हाफ आरक्षण होगा किससे, अनुसूचित जनजातियों के लिए, और पंचायत के स्तर पर अध्यक्षों की जो सीटें होंगी उनमें सभी में अनुसूचित जनजाति के लोग ही आएंगे, कोई अदर कास्ट का या किसी अदर कम्युनिटी का कोई पर्सन वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा नॉमिनेट भी किया जा सकता है, और किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की 1/10वें भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। फिर बात आती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली, जिस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, मतलब पूछा मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, देखो ये सारी बातें एक ही हैं, लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है सब कुछ ग्राम सभा को दे दो, तो उन्हीं बातों को घुमा फिरा के कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको उनको याद रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास के पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा के पास ये राइट प्राप्त होगा कि वहाँ पे भूमि को बेचा जाए, किसी स्टेट को, किसी कंपनी को, या ना बेचा जाए। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। अधिसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए योजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायत को दी जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, खनन से रिलेटेड भी पंचायत की अनुशंसा लेनी पड़ेगी, ग्राम सभा की अनुशंसा लेनी पड़ेगी, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हर चीज़ में ग्राम सभा आ रही है, आप देखिएगा हर चीज़ में ग्राम सभा है, यहाँ पे भी ग्राम सभा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ग्राम सभा को प्राप्त हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की कुछ भी ज़रूरत है नहीं, वही बात है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें याद रखकर तथ्यों को नहीं रटना है, ठीक। वित्तीय स्रोत क्या है आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको मत याद रखिए कुछ भी यहाँ पे। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ग्राम सभा की स्थिति वगैरह ये कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है नगर निगम को लेकर। नगर निगम पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में शहरी स्थानीय शासन का अर्थ है शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी सरकार, ठीक है। भारत में वैसे 8 प्रकार के शहरी शासन की बात की गई, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र, पत्तन, विशेष उद्देश्य। आपसे इनमें ये नहीं पूछेगा कि किनको नगर पालिका परिषद कहते हैं, कौन नगर पालिका में आती है। नगर पालिका परिषद का मतलब नगर पालिका से बड़ी, यानी कि एक तरीके का नगर निगम, ठीक है। या अधिसूचित क्षेत्र कौन से होते हैं, ये नहीं पूछेगा परिभाषा, बट आपको हम बता देंगे, क्योंकि कई बार होता है ना कि फलाना नगर निगम है, फलानी नगर पालिका है, ठीक है, फलाना अधिसूचित क्षेत्र है, वो कैंट का एरिया है, वो छावनी बोर्ड है, वो पोर्ट का एरिया है, वो एक तरीके से ट्रस्टी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाए तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, समझे। जैसे आप पढ़ते हो ना मॉडल टाउन, दिल्ली में अगर आप लोग कभी गए होगे, जीटीबी के आगे ही पड़ता है मॉडल टाउन, ठीक है, या कैंट का एरिया, समझ गए। तो इस चीज़ का समझ सकते हैं। चलिए, नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। 73वें के द्वारा किसे मिला था बताइए, 73वें के द्वारा मिला था पंचायतों को, 74वें के द्वारा किसे मिला था, नगर पालिका को। अब एक बात बता दीजिए, 73वें के द्वारा कौन सी अनुसूची गठित हुई थी, 11वीं। 74वें के द्वारा कौन सी गठित हुई, 12वीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, 8। बाद में कौन सी आई, 9। 10वीं अनुसूची किससे आई, 52वें संविधान, किससे रिलेटेड है, दल बदल। 11वीं अनुसूची किससे, पंचायत से। 12वीं किससे बताइए, नगर पालिका से। 73 से 11वीं आई, 74 से 12वीं आई। पहली अनुसूची राज्यों के बारे में, यानी कि नाम है। दूसरी में क्या है, पेमेंट है। तीसरी में शपथ है। चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर बाकी शेष नॉर्थ ईस्ट राज्यों, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा वर्तमान में 9 राज्य हैं, उनकी बात है। 6ठी में क्या अनुसूची में बताइए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों की बात है प्रशासन से संबंधित। 7वीं अनुसूची में क्या है बताइए, याद करिए, 7वीं में क्या है, 7वीं में 3 अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। 8वीं में क्या है, राजभाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 21, 71, 92 अधिनियम के द्वारा 22 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया, यानी कि शुरू में उसमें कितनी थी, 14 थी, बाद में उनको अमेंड करके जोड़ा गया। हम पढ़ाएंगे डिटेल में, हालांकि आपको पढ़ा भी दिया है, बाकी फिर से आपको राजभाषा आगे टॉपिक मिलेगा, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हैं आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। याद रखिएगा कि पहला नगर निगम कब आया, दूसरा कब आया, कुछ नहीं पूछेगा, आपको यहाँ पे याद ही नहीं रखना है,
याद ही नहीं करना, आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। देख लीजिए बस कि हाँ, रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, मेयो के टाइम पीरियड पे वित्तीय विकेंद्रण के लिए स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया था, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है क्या, समितियाँ व आयोग कौन से हैं, इस पे आपसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन। मोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आता है पंचायत पे, ठीक है, क्योंकि नगर निगम सबको पता होता है ना, गांव का प्रतिनिधित्व कम होता है, इसलिए गांव के बारे में किया जाता है। 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम क्या है, तो इसमें वही बातें दी गई हैं 12वीं अनुसूची जो मैंने अभी तक आपको बता दिया, ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे याद रखना नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए वही बातें, तीनों प्रकार की नगर पालिका, नगर पंचायत कहाँ होती है, किसी भी नाम से परिवर्तित क्षेत्र के लिए। नगर पालिका परिषद क्या होती है, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए क्या होता है, नगर पालिका निगम या नगर निगम, ठीक है। यानी कि अब आपको पता चल गया ना, नगर पालिका कहाँ पे आएगी, छोटा शहरी होगा, बड़ा शहर जो होगा वहाँ पे क्या आएगा, नगर निगम। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई आपकी, बाकी यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे रत्ती भर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर देख लीजिए, क्या वही बात, नगर पालिका के जो सभी सदस्य हैं ना, सीधे नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों की बात कर रहा है ये, यानी कि सदस्य डायरेक्ट चुने जाएंगे। और प्रत्येक नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों यानी कि वार्ड में बांटा जाता है। राज्य विधानमंडल नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान करता है, ठीक है। बाकी आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 बातें याद रखना, क्या, अच्छा आप बात बताइए, विधान परिषद आपने पढ़ा था ना, वहाँ पे आपने पढ़ा था विधान परिषद में सदस्य कैसे जाते हैं, तो आपने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन से, 1/12 एजुकेशन से, 1/12 एजुकेशन से, 1/3 विधानसभा से और 1/6 नॉमिनेटेड, यही तो पढ़ा था। तो वही बात यहाँ पे आ गई है कि वह व्यक्ति जिसे नगर पालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो, लेकिन उसे नगर पालिका के सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, यानी कि यह नगर पालिका निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। कौन कौन से, देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य जिनमें नगर पालिका का पूर्ण या अंशतः क्षेत्र आता हो, ये भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, समिति के अध्यक्ष, वार्ड समितियों के अध्यक्ष, ये सबके सब इसमें मिलकर आते हैं, ठीक है। किस में मिलकर आते हैं, आपको लग रहा होगा, ये सब मिलकर आते हैं किसमें, जो नगर पालिका बनती है टोटल, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वार्ड समितियाँ क्या होती हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा कि कितने लाख पे बनेगा, हालांकि देख लीजिए 3 लाख पे बनता है, 10 लाख मत लगाना, क्योंकि 10 लाख किस पे होता है, लोकसभा और विधानसभा के लिए, ठीक है। फिर बात आती है पदों का आरक्षण, इसमें भी वही बात है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को संख्या के आधार पर डिवाइड किया जाता है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है कि पंचायतों में तो महिलाओं के लिए 1/3 है, बट नगर पालिका में ऐसा नहीं है, तो आप गलत मत कराना, नहीं साहब दोनों में है, ठीक है। फिर बात क्या आती है कि राज्य विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं हेतु नगर पालिका में अध्यक्ष के पद आरक्षण हेतु निर्धारित कर सकता है। सिंपल सी बात है, बार बार वही क्वेश्चन घुमा रहा है, पूछेगा नहीं आपसे। नगर पालिकाओं का कार्यकाल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यद्यपि इसे इसकी अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है और इसके बाद एक नई नगर पालिका का गठन होगा। अब यहाँ पे देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़, क्या कि इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या विघटन होने की दशा में विघटन होने की तिथि 6 महीने की अवधि तक, किंतु जहां इस अवधि जिसके लिए भंग नगर पालिका को कार्य करते रहना 6 महीने से कम हो, उस अवधि के लिए नई नगर पालिका के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। वही बात है जो मैंने बताया था कि 54 महीने तक अगर चल गई है तो फिर चुनाव नया नहीं होगा, 6 महीने तक वेट किया जाएगा। फिर भी किसी नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व गठित न्यायपालिका उस शेष अवधि के लिए बनी रहेगी जिस अवधि के लिए भंग की गई नगर पालिका भंग नहीं किए जाने पर बना रहता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में समय पूर्व भंग के पश्चात पुनः गठित न्यायपालिका 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए नहीं बना रहेगा, बल्कि केवल बची अवधि के लिए। सिंपल सी बात है, नगर पालिका हो या फिर पंचायत हो, दोनों की दोनों शेष अवधि तक के लिए ही बनी रहेंगी, अगर 6 महीने के पहले, ठीक है। तो आप ये समझ गए, बाकी आपको यहाँ याद नहीं रहेगा, घुमा देगा क्वेश्चन यहाँ पे कि पंचायतों में तो प्रोविजन है बट नगर पालिका में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ और फीचर कि भंग होने के संबंध में 2 और प्रावधान है कि नगर पालिका को भंग होने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा,
किसी भी कानून का कोई भी संशोधन जो कि वर्तमान में लागू 5 वर्ष के अवधि समाप्त होने के पूर्व नगर पालिका को भंग नहीं कर सकता है। चुने जाने पर नगर पालिका के चुने सदस्य निम्न स्थितियों में निरय हो जाएंगे, मतलब योग्य नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे? एक तो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत निर्वाचन कानून को फॉलो न करते हो। दूसरा, राज्य विधान द्वारा बनाए गए किसी विधि के अंतर्गत किसी हेतु 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निरय घोषित नहीं किया जा सकता यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। इसके बाद निहरता संबंधित सारे विवाद राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? विषय। वहाँ पे कितने पढ़े? 29। यहाँ कितने? 12। तो आप 12 कह रहा हूँ, 18 यहाँ पे, ठीक है। अनुसूची कौन सी? 12वीं, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट बात जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के गठन के लिए राज्यपाल को सिफारिश करता है। इस पे नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात किया था उसने 73वें संविधान संशोधन में। तो आपको पता होना चाहिए कि 73वें में संविधान संशोधन में है तो, लेकिन यूपीएससी ने उसे 74वें में माना। यूपीएससी ने 73वें माना था, बल्कि है 74वें में महानगरीय योजना समिति को लेकर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जबकि यूपीएससी ने उस पर दे दिया था कि जिला योजना जो परिषद है उसका गठन किया जाता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि आंसर होता है 74वां। खैर, यूपीएससी ने जो माना है हमें तो वही मानना पड़ेगा। आपसे ये क्वेश्चन कुछ भी यहाँ नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको यहाँ याद रखना है केंद्र शासित प्रदेशों में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जिला योजना समिति, इसी के गठन की बात उसने पूछी थी कि जिला योजना समिति का गठन क्या 73वें संविधान संशोधन में? तो यूपीएससी ने 73वां माना है, जबकि आंसर में 74वां होना चाहिए, जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा ही रहा हूँ 74वां, ठीक है। तो ये बातें याद रखना है वहाँ पे। जिला योजना समिति क्या होती है? प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी, ठीक है। ये राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है। क्या होता है? समितियों की संरचना करता है, निर्वाचन के तरीके करता है, अध्यक्ष के निर्वाचन की बात करता है। इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति के 4/5 भाग के सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में होगी। मतलब उस पूरे जिले में कैसे डेवलपमेंट लाया जाए, इन सारी चीज़ों की बातें इसमें की जाती हैं, ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी तरीके का। बाकी देखो कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। फिर आती महानगरीय योजना समिति। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ 4/5 हैं जिले में, है ना। ये आपको याद रखना है कि 4/5 जिला में है। क्यों? क्योंकि महानगरीय योजना समिति में उल्टा हो जाता है, उसमें 2/3 हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होती है। इस तरह की समिति की संरचना कैसे बनती है ये यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। आपसे नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट होता है इसके मेंबर को लेकर, वो आपको याद रखना है। कैसे? कि महानगरीय योजना समिति के 2/3 मेंबर महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा स्वयं से चुने जाएंगे। यहाँ ध्यान देखना, यहाँ पंचायतों के अध्यक्ष चुनते हैं और यहाँ पे जिला पंचायत और नगर पालिका के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। समिति के इन सदस्यों की संख्या उस महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की संख्या के अनुपात में समानुपाती होगी। बाकी आपको यहाँ याद नहीं रखना, यानी कि यहाँ 2/3 है महानगर में या 4/5 है, ठीक। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना। और यहाँ सदस्य हैं, वहाँ अध्यक्ष हैं। आपसे और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि और बताइए क्या क्या हैं, ये सब कुछ नहीं आएगा। हाँ, 12वीं अनुसूची के विषय कौन है उनको एक बार क्विक मोड में देख लो। नगरीय हैं, भूमि हैं, आर्थिक हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, घरेलू इंडस्ट्री हैं, लोक स्वास्थ्य हैं, अग्निशमन। अग्निशमन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्निशमन सेवाएं क्या ग्राम पंचायतों के अधिकार में आती है? नहीं साहब, नगर पालिका में। नगर वानिकी, ये भी नगर में, ठीक है। गंदी बहती सुधार प्रोन्नयन, मतलब गंदी बहती क्या, यहाँ पे नालियाँ होनी चाहिए ना, जो नालियाँ होती हैं। नगरीय निर्धनता, ये तो नाम से समझ में आया। नगरीय सुख सुविधाएं, ये भी आपको पता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। सांस्कृतिक शैक्षणिक, सौगाड़ना, दाह क्रिया, शमशान घाट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। जैसे होता है ना जहाँ पशु पालतू पशु वो बनाए जाते हैं घर, उसको कांजी हाउस बोलते हैं, ठीक है। कांजी हाउस, कांजी भाई आपने मूवी देखी होगी ना, गॉड वाली, OMG शायद, ओ माई गॉड, हाँ। जन सुविधाएं जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, ठीक है।
वधशालाएं और चर्म शोधनशालाएं। चर्म शोधनशालाएं मतलब जहाँ चमड़े का काम होता है, ठीक है। वधशालाएं जहाँ पे लोगों को काटा जाता है, मतलब जानवरों को जहाँ पे काटा जाता है, ठीक है। होते हैं ना कि कई बार जानवरों का मीट मांस वगैरह, इसी चीज़ को बोलते हैं वधशालाएं, ठीक है। वध कर दिया गया। शहरी शासन के प्रकार, वे नगर निगम, नगर पालिका, देख लेते हैं इनको क्विक फास्ट मोड में। नगर निगम बड़े शहरों को कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अन्य शहर, ये सब नगर निगम। आप पढ़ते होगे ना NDMC, न्यू दिल्ली डेवलपमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, या नई दिल्ली नगर निगम, तो आप हमेशा सुनते होगे। चलिए, नगर निगम में 3 प्राधिकरण है, परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हालांकि परिषद का प्रमुख महापौर होता है, मतलब वहाँ का मेयर होता है, और उसी की सहायता के लिए उप महापौर बनाया जाता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है, 74वें संविधान संशोधन में आता है, ये तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अभी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। नगर पालिका कस्बों और छोटे शहरों के लिए आती है। निगमों की तरह ये भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की गई है, ठीक है। जैसे अन्य नाम है नगर पालिका परिषद, नगर पालिका समिति, नगर पालिका बोर्ड, उप नगरीय पालिका, शहरी नगर पालिका। ये कुछ नहीं याद रखना आपसे, इतना डिटेल नहीं पूछेगा। जब आप बन जाएंगे ना कलेक्टर, तो आपको ये सब याद रखना है, तब तो आपको यहाँ का एक एक गली मोहल्ला तक याद रखना। वैसे भी जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग लवासना में करके निकलेंगे ना बाहर, 3 महीने की जो ट्रेनिंग बाहर वाली होती है, और फिर जब आप CDO के पद पे जाएंगे, SDO के पद पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें करनी है कलेक्टर के साथ असिस्टेंट के रूप में। परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है, कुछ नहीं याद रखना है। अनुसूचित क्षेत्र क्या है, नहीं याद रखना है, ठीक है। नगर क्षेत्र कुछ नहीं याद रखना है। छावनी क्षेत्र क्या है, सिविल जनसंख्या के छावनी क्षेत्र स्थापना की, ये केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो छावनी क्षेत्र होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे कि जो छावनी एरिया होगा, डिफेंस जो एरिया होगा, फैक्ट्री वाला जो एरिया होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह जहाँ होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो दूर से दिखेगा अच्छा ये केंद्र का एरिया है, वहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, लोग अच्छे, मतलब लोगों का नहीं कह रहा हूँ, सड़कें अच्छी होंगी, पार्क वगैरह बने होंगे, काफ़ी अच्छे ढंग से उसको रेगुलेट किया जाता होगा। आप कैंट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नगरीय क्षेत्र आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यास पत्तन पे आ सकता है। न्यास पत्तन किसके अंतर्गत आता है, संसद के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है, और यहाँ पे आपसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। खाम का अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे, ना ही आपसे पूछा जाएगा और ना ही आपको याद रखना है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नगर पालिका और पंचायतों को कंप्लीट किया। आप समझ गए कि आखिरकार पेशा अधिनियम क्या होता है, पेशा अधिनियम के तहत कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं। साथ ही आपको ये भी समझ में आ गया कि पेशा अधिनियम के अलावा हमें अन्य टॉपिक जैसे ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा के बाद जिला पंचायत सदस्य क्या होता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो कैसे चुना जाता है, उम्र क्या होनी चाहिए, पंचायतों के गठन की सीमा क्या है, नगर पालिका के गठन की क्या सीमा है। साथ ही जो 29 विषय हैं पंचायतों से वो कौन से हैं, 18 विषय जो नगर पालिका से वो कौन से हैं, 12वीं अनुसूची क्या है, 9वीं अनुसूची क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है, 11वीं क्या है, 5वीं क्या है, 6ठी क्या है। सारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए। कौन कौन से 5वीं अनुसूची में राज्य आते हैं, इन सबको भी हमने पढ़ लिया। आरक्षण क्या होता है, 1/3 होता है, उसे भी पढ़ लिया। 4/5 जिला योजना समिति में, 2/3 महानगरीय योजना समिति में, ये मेंबर्स भी हमने पढ़ लिए। अर्थात हमने वो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य आपको रटा दिए जिनसे यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नए पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोशिश करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का समय दर समय आपके साथ पालन हो।